वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चोक के बारे में देख लिया था। एयर फ्यूल रेशियो ये सब कुछ देख लिया था। चोक का काम क्या होता है ये भी देख लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम कुछ और मॉडर्न कार्बोरेटर के कुछ और अमेंडमेंट्स देखेंगे। ठीक है, और आज ये कार्बोरेटर का चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, सिंपल कार्बोरेटर में क्या एक्स्ट्रा और जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है जिसका नाम है कंपनसेटिंग जेट। अब कंपनसेटिंग जेट जो होता है, इट कैन कंपनसेट द एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है, कंपनसेटिंग जेट का मतलब ये मेन जेट से जो एयर फ्यूल रेशियो आता है, जो आपका उसके जो ड्रॉबैक हैं उसको ये धीरे धीरे कम करता है। अब कैसे कम करता है ये देख लीजिए आप। देखिए ये है आपका फ्लोट चैम्बर, और इस फ्लोट चैम्बर से जुड़ा हुआ है ये है मेन जेट। ठीक है, और ये है आपका कंपनसेटिंग वेल, और कंपनसेटिंग वेल से ये जुड़ा हुआ है आपका कंपनसेटिंग जेट, ये वाला। ठीक, सिंपल डायग्राम है। इनिशियल में देखिए दोनों के दोनों ओपन टू एयर हैं या ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं, तो इनिशियल में दोनों का लेवल कंपनसेटिंग जेट और एज वेल एज फ्लोट चैम्बर दोनों में लेवल सेम होगा। बट लगाया क्यों जाता है ये कंपनसेटिंग जेट? आपके पावर रिक्वायरमेंट जब होती है, ठीक है, जब आपको पावर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको रिच मिक्सचर की जरूरत होती है, और जो मेन जेट होता है ये अकेले आपकी इस रिच मिक्सचर के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, जब आप ये थ्रॉटल ओपन करेंगे, ठीक, तो यहाँ से एयर मास फ्लो रेट बढ़ता है, तो आपका जो मिक्सचर होता है, जो चार्ज होता है, वो धीरे 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 लीन होता रहता है। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए। तो मेन जेट से आपका जो एयर फ्यूल रेशियो है वो धीरे धीरे लीन होता है। ठीक है, तो आपको चाहिए रिच मिक्सचर और आपको मिल रहा है लीन मिक्सचर, तो आपकी पावर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और इस पावर रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपको कंपनसेटिंग जेट एक लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए एक ऑरिफिस लगा हुआ है। ऑरिफिस आप जानते ही हैं अच्छे से, क्या होता है ऑरिफिस। ठीक है, अब देखिए इनिशियली क्या होगा, जब इनिशियल में दोनों का लेवल सेम होगा और जो सप्लाई होनी होगी वो मेन जेट से होगी, जो भी सप्लाई होनी होगी वो मेन जेट से होगी। लेकिन जैसे ही आप पावर रिक्वायरमेंट देंगे, ठीक है, तो ये मेन जेट से जो सप्लाई हो रही है, इस मेन जेट से ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा पी बनेगा, और इस डेल्टा पी की वजह से इस कंपनसेटिंग जेट से भी सप्लाई होगी। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास दो सप्लाई हैं, एक पहला मेन जेट, दूसरा कंपनसेटिंग जेट। तो ये दोनों, एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो आपको देते रहेंगे। ठीक है, अब इनकी ट्यूनिंग ऐसे की जाती है कि जब जैसे जिस रफ्तार से ये घटता है उसी रफ्तार से ये बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, इसका वजह है ये ऑरिफिस। ठीक है, ये ऑरिफिस इसलिए, अगर जब यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगी, जितनी मान लीजिए यहाँ से फ्यूल सप्लाई 1 हो रही है, तो यहाँ से जो फ्लोट चैम्बर से यहाँ एंट्री होगी, ये ऐसे ट्यून किया जाएगा कि ये धीरे धीरे इसमें ये जो इसका लेवल है ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। मतलब इनिशियल में जो लेवल बराबर था, जब सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी तो ये लेवल बराबर नहीं रहेगा, ये डाउन होता जाएगा। लेकिन फ्लोट चैम्बर में लेवल हमेशा वही रहता है। जैसे ही आप यहाँ से फ्यूल निकलता जाएगा, ये वाल्व, फ्लोट वाल्व नीचे आता है और यहाँ से फ्यूल सप्लाई बराबर आती रहती है, और यहाँ लेवल कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन कंपनसेटिंग जेट में ऐसा नहीं होगा। कंपनसेटिंग जेट में यहाँ से फ्यूल सप्लाई स्टार्ट होते ही ये लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो जब ये लेवल मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये भी आपका क्या था, डेल पी, मतलब ये डेल पी बढ़ता जाएगा, और जब डेल पी बढ़ता जाएगा तो आपका फ्लो रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से आपका एयर फ्यूल रेशियो मेन जेट से घटता जाता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, कंपनसेटिंग जेट से क्या होता है कि एयर फ्यूल रेशियो साथ साथ बढ़ता जाता है। तो जो आपकी पावर रिक्वायरमेंट होती है जिस रिच मिक्सचर की, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट आपको उतना पावर रिक्वायरमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक चीज और, अब ये कंपनसेटिंग जेट को अगर रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही यहाँ पे डेल पी हो गया तो ये कुछ ज्यादा ही आपको फ्यूल सप्लाई करेगा, तो उस केस में पता चला रिच चाहिए आपको और आपको रिचर मिल रहा है, ज्यादा रिच मिल रहा है, वो भी दिक्कत है। तो इसीलिए ये ऑरिफिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ऐसे ट्यून करते हैं कि आपको एक कांस्टेंट टाइप से, मतलब ये कंबाइंड इफेक्ट जो है वो लगभग कांस्टेंट बना रहा है। ठीक है, तो ये ऑरिफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू जो सप्लाई होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनसेटिंग जेट। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है as the throttle is opened and increasing suction in the choke causes petrol to flow from both the float chamber and well। वही जब throttle open करेंगे तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से फ्यूल आएगा, but the level in the well falls। ये बताया मैंने आपको कि यहाँ चूंकि रेस्ट्रिक्शन होता है, due to the orifice restriction and the delivery by the compensating jet is reduced such that the overall mixture entering the engine is prevented from becoming too rich। मतलब ये आपका जो डिवाइस है ऑरिफिस, ये आपका कंपनसेटिंग जेट की जान है, ये समझ लीजिए। ठीक है, सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंपनसेटिंग जेट। अब एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट में देख लीजिए, under steady running condition there is a tendency for some non-vaporized liquid droplet to form a thin liquid film and move along the inner wall of the intake manifold to the cylinders। The air and evaporated fuel mixture take much less time than the liquid stream along the wall to reach the cylinder from the carburetor। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। When a sudden acceleration is required, a gaseous charge of air and fuel moves rapidly into the cylinder। The liquid film, due to its greater inertia, lags behind. It causes lean mixture to move to the cylinder for a short time। This temporary lean mixture prevents the engine from developing full power just at the time when it is required the most। In order to compensate for this tendency during acceleration to fail momentarily to supply a sufficient rich mixture, a mechanical accelerating device is provided which is directly connected to throttle mechanism। अब देखिए ये जो इतना लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ अलग सा है। ये जो लिखा हुआ है ये तो ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको क्या है। ये जो आपका फ्यूल होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन एज वेल एज हैवी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लाइट हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट्स वेरी इजली while heavy hydrocarbon evaporates slowly relative to light hydrocarbon। ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेट करेंगे अपनी बाइक को, ठीक है, तो उस वक्त आपको पावर रिक्वायरमेंट चाहिए। पावर रिक्वायरमेंट का मतलब रिच मिक्सचर चाहिए, लेकिन लाइट हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट हो जाता है और हैवी हाइड्रोकार्बन धीरे इवेपोरेट होता है। धीरे इवेपोरेट होने का मतलब
जो इनटेक मैनिफोल्ड है, या ये कहिए कि जो फ्यूल सप्लाई की पाइप है, उसमें यहाँ पे सप्लाई पाइप पे ये लिक्विड ऐसे चिपका रहता है। ठीक है, अब जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तो गैसियस फॉर्म है, मतलब जो वेपराइज्ड फ्यूल है, वो आपके कंबशन चैम्बर में इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि ये लेस विस्कस है। ठीक है, और जो लिक्विड थोड़ा बहुत वॉल से चिपका हुआ है, ये धीरे धीरे फ्लो करता है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा होता है, या यूं कहिए कि ये विस्कोसिटी इफेक्ट से धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो जिस वक्त आपको रिच मिक्सचर की जरूरत होती है, उस वक्त आपको लीन मिक्सचर मिलता है। ठीक है, एसिलरेशन के समय पे जिस वक्त आपको रिच मिक्सचर की जरूरत होगी, उस वक्त आपको लीन मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि लिक्विड या ये कि लिक्विड फ्यूल जो है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा इनटू द कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक डिवाइस हम लोग लगाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि चूंकि ये धीरे धीरे फ्लो करता है, तो इसको तेज फ्लो कराने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पंप। ठीक है, और एक्सेलरेटिंग पंप जो है वो डायरेक्ट थ्रॉटल से जुड़ा होता है। अब ये है एक्सेलरेटिंग पंप का डायग्राम, दोनों डायग्राम एक ही है, ये दूसरी किताब का है, ये दूसरी किताब का है। अब ये देखिए थ्रॉटल, ये फ्लोट चैम्बर है आपका, और ये जो है ये एक प्लंजर पंप है। ठीक है, पिस्टन पंप समझ लीजिए, प्लंजर पंप। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये है आपका थ्रॉटल। ठीक है, जब आप इस थ्रॉटल को ऐसे ऐसे रहेगा तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। जब इस आप थ्रॉटल को ओपन करेंगे, मतलब पावर रिक्वायरमेंट करेंगे, तो क्या होगा, ये मैकेनिज्म जो है, यहाँ पे जो ये लीवर लगा हुआ है, इसको प्रेस करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो ये जो प्लंजर है ये नीचे प्रेस होगा। तो यहाँ से जो फ्यूल थोड़ा कम जा रहा था, वो इसको फोर्स करेगा जल्दी जाने के लिए। ठीक है, बस यही इसका वर्किंग है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब थ्रॉटल इस पोजीशन में होगा, तो ये आपका मैकेनिज्म ऐसे होगा, मतलब ये, और लीवर यहाँ होगा, लीवर को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ आएगा और इसको टच करके इसको प्रेस करेगा। तो जब ये इसको प्रेस करेगा, तो ये प्लंजर नीचे की तरफ फ्यूल को प्रेस करेगा, यहाँ जो फ्यूल है इसको प्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कुछ भी फ्यूल होगा, वो इस यहाँ अंदर इस पाइप में जो कुछ भी फ्यूल या चार्ज होगा, वो फ्यूल होगा, चार्ज कहाँ, चार्ज तो यहाँ आएगा। यहाँ जो कुछ भी फ्यूल होगा, वो ये पंप उस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, और ये तेजी से फ्लो करेगा। तो जो पहले फ्लो नहीं कर रहा था, वो अब तेजी से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सीलरेटर पंप लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, ड्यूरिंग सडन एक्सेलरेशन ऑफ एन इंजन, दैट इज रैपिड ओपनिंग ऑफ द थ्रॉटल विल बी इमीडिएट फॉलोड बाय द इंक्रीज ऑफ एयर फ्लो। ये तो बता ही दिया आपको, थ्रॉटल ओपन करेंगे तो फ्लो बढ़ जाएगा। बट द इनर्शिया ऑफ द लिक्विड फ्यूल विल कॉज एट लीस्ट मोमेंटरीली लीन मिक्सचर just when richness is desired for power। तो वही है, यहाँ चूंकि लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड की इनर्शिया आपको पता ही है ज्यादा होती है, तो ये आप खोल देंगे तो यहाँ से एयर फ्लो तो बढ़ जाएगा तुरंत, लेकिन फ्यूल का फ्लो नहीं बढ़ेगा। इस फ्यूल के फ्लो को बढ़ाने के लिए ये पंप लगाते हैं, एक्सीलरेटर पंप। ठीक है, यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग से दिखाया गया है, यहाँ इसी के अंदर दिखा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लंजर है ये प्रेस होता है, यहाँ मैकेनिकल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ जो एयर आएगी, एयर फ्लो की वजह से देखिए
इसमें देखिए आप, यहाँ से आप जब भी, यहाँ थ्रॉटल है इसमें, इस केस में यहाँ चोक है, ठीक है। तो जब भी एयर फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ से एयर आएगी और ये एयर इस डायफ्राम को दबाएगी और ये प्लंजर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैकेनिकल एक्शन दिखाया गया, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो होगा वो ऐसा ही होगा, ठीक। अब ये एयर ब्लीड सेक्शन है। एयर ब्लीड सेक्शन मतलब जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो यहाँ के थ्रू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ये चेक वाल्व लगा हुआ है। चेक वाल्व का मतलब यहाँ से फ्यूल इसमें जाएगा, ये इसको प्रेस करेगा, यहाँ से फ्यूल होता हुआ ये एक्स्ट्रा यहाँ आएगा, ठीक। ये समझ में आया आपको? एयर यहाँ से जब एयर फ्लो बढ़ेगा तो वो एयर इस पाइप में भी आएगी और इस पाइप से होते हुए इस डायफ्राम पे फोर्स लगाएगी, तो ये प्रेस होगा। ये प्रेस होगा तो यहाँ जो फ्यूल होगा इस सेक्शन में, ये यहाँ से होते हुए इस पाइप से होते हुए यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो आपका मिक्सचर लीन हो रहा था वो फिर से रिच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका बहुत कॉमन नेम है इकोनोमाइजर, लेकिन इकोनोमाइजर से सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप ये नाम याद रखें, पावर एनरिचमेंट सिस्टम, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, इट प्रोवाइड्स अ रिच uneconomical mixture at maximum power range of 75 to 100% without interfering with economical operation in the normal power range, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम इकोनोमाइजर रखा गया है। लेकिन इसका काम क्या है? पावर एनरिचमेंट का, ठीक है। अब देखिए, जब आपका नॉर्मल रनिंग कंडीशन होगा, ठीक है, या क्रूजिंग कंडीशन होगा, तो ये थ्रॉटल जो है ये कंप्लीट ओपन नहीं होगा, ठीक। ये जो थ्रॉटल है आपका ऐसे हो सकता है, इस पोजीशन में हो, या जिस पोजीशन में यहाँ दिखाया गया है इस पोजीशन में हो, बट आपको ये थ्रॉटल अगर और ओपन करेंगे तो ये लीवर जो है यहाँ से जो अटैच है, ये इसको ऊपर पुश करेगा और ये ऊपर उड़ जाता है। तो जब जब ये ऊपर उड़ जाता है तो यहाँ पे ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्ट्रिक्शन है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। समझ में आया आपको? जब आप पावर रिक्वायरमेंट चाहिए तो ये थ्रॉटल ओपन होगा। जब थ्रॉटल ओपन होगा तो ये लीवर इस आर्म को ऊपर उठाएगा तो यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है, इस रेस्ट्रिक्शन को, यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है ये रेस्ट्रिक्शन ज्यादा ओपन हो जाएगा। ज्यादा ओपन हो जाएगा मतलब फ्लो एरिया ऑफ द फ्यूल बढ़ जाएगा, और फ्लो एरिया ऑफ फ्यूल बढ़ने की वजह से यहाँ से फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका पावर एनरिचमेंट सिस्टम या इकोनोमाइजर। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडलिंग सिस्टम। जब इंजन आइडल है, मतलब इंजन एट नो लोड है, उस कंडीशन में ये काम आता है। इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है जो, अब ये आइडलिंग सिस्टम आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि गाड़ी बहुत एवरेज नहीं दे रही है। आप जब सर्विसिंग कराने ले जाते हैं बाइक को तो क्या बोलते हैं कि एवरेज नहीं दे रही, ट्यूनिंग सेट कर दो, बंद हो जाती है खड़े खड़े। तो वो एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और कार्बोरेटर के पास कोई नट होता है, उसको ढीला और टाइट करता है। ये वही एडजस्टिंग स्क्रू है। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि आइडलिंग पोजीशन में, मतलब खड़े, जब आपका इंजन बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहता है स्टैंड पे और स्टार्ट करके वो सेट करता है, ताकि आपका बाइक आइडलिंग पोजीशन में स्टार्टिंग में बनी रहे, ठीक है। अगर ज्यादा खोल देते हैं तो फ्यूल सप्लाई बढ़ जाती है, तो आपका इंजन जो है वो फ्यूल ज्यादा, तो उसको लोग इतना सेट करते हैं कि बाइक जो है आपकी आइडलिंग पोजीशन में स्टार्ट रहे, ठीक है।
तो बिल्कुल वही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग और आइडलिंग इंजन रन्स विदाउट लोड एंड द थ्रॉटल वाल्व रिमेन्स इन क्लोज्ड पोजीशन। क्लोज पोजीशन का मतलब बिल्कुल क्लोज नहीं, 10-15% ओपन रहता है, ठीक है। तो इंजन produces power only to overcome friction between the parts and the rich mixture is to be fed to the engine to sustain combustion। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। When the throttle is partly closed, a depression past the throttle allows the fuel to go into the intake through the idle tube, ठीक है। मतलब यहां से भी फ्यूल आएगा और थोड़ा सा फ्यूल यहां से भी आएगा। तो द डिप्रेशन आल्सो draws air through the air bleed and mixes with the fuel. The fuel flow depends on the location of the idle nozzle and the adjustment of the idle screw, ठीक है। यहाँ नोजल होता है, आइडल नोजल यहाँ होगा ये, और इसके एडजस्टमेंट पे आपको डिसाइड करेगा। अब इसमें लिखा हुआ कि देखिए, जो डिप्रेशन होगा उसी हिसाब से यहाँ से भी फ्लोट चैम्बर से फ्यूल आ सकता है और यहाँ से एयर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी ये ओपन टू एयर है, ठीक है। ओपन टू एयर का मतलब यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। इसी प्रेशर ग्रेडियंट के क्रिएशन की वजह से फ्यूल और एयर दोनों सप्लाई होंगे, ठीक है। और उसका एडजस्टमेंट यहाँ से किया जाता है, एयर ब्लीड एडजस्टिंग स्क्रू से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ और यहाँ पे और ये एयर का जो ओपन एरिया है, यहाँ मतलब इससे पहले आपने क्या, फ्लोट चैम्बर इज ओपन टू एयर यहाँ से, तो यहाँ के बीच में डेल पी होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ये लाइन और ये लाइन भी ओपन टू एयर है, तो यहाँ पे भी डेल पी होगा। इस डेल पी की वजह से फ्यूल यहाँ से भी सप्लाई होगा और साथ साथ एयर यहाँ से आएगी, ठीक है। और ये दोनों यहाँ सप्लाई होंगे और इसी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसकी पोजीशन और ये एडजस्टिंग स्क्रू, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना मिक्सचर रिच होगा। और ये एडजस्टिंग स्क्रू जो है, ये आपको एयर का फ्लो रेट डिसाइड करने के लिए इसको आप टाइट या लूज करते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा टाइट कर देंगे तो एयर ब्लीडिंग कम हो जाएगी, मिक्सचर आपका ज्यादा रिच हो जाएगा। इसको ढीला कर देंगे, एयर फ्लो बढ़ जाएगा, मिक्सचर आपका लीन हो जाएगा थ्रू आइडल जेट, ठीक है। ये है आपका आइडलिंग सिस्टम। अब 3 टाइप के ड्रॉट होते हैं, सॉरी कार्बोरेटर होते हैं, एक अप ड्रॉट, एक डाउन ड्रॉट, एक क्रॉस ड्रॉट। इसमें सबसे अच्छा होता है डाउन ड्रॉट, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी आपको सपोर्ट करती है सॉरी, ग्रेविटी आपको सपोर्ट करती है और यही सबसे पॉपुलर भी है, ठीक है। बाकी सब में आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है टू सप्लाई द चार्ज टू द कंबस्शन चैम्बर, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। डाउन ड्राफ्ट की खासियत है कि इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जितना लिखा हुआ है इसका मैंने बता दिया कि डाउन ड्राफ्ट में यहाँ पे आपका फ्यूल का जो सप्लाई होगा या चार्ज की जो सप्लाई होगी वो ग्रेविटी सपोर्टेड होती है। मतलब आपको फोर्स नहीं लगाना है, नेचर अपने आप फोर्स लगाती है। तो उस नेचर के फोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो आपको पावर कम देनी पड़ेगी, इसलिए डाउन ड्राफ्ट सबसे पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोरेटर का चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा बहुत 1-2 डिवाइस और हैं, वो आप अपने से पढ़ेंगे, हल्के फुल्के डिवाइस हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।